चालू हो गया। तो बायोलॉजी के प्रथम कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग छठे चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में हम लोग पहला पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए की संरचना। तो डीएनए हमारे शरीर के सबसे छोटी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। वैसे तो डीएनए के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कार्य हैं, जो हम आगे क्लास में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज सर्वप्रथम ये जानना है कि डीएनए है क्या, डीएनए को खोजा किसने, डीएनए की संरचना होती कैसे है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिले होते हैं, तब जाके डीएनए का निर्माण होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कक्षा की, क्लास की, और उस पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे कि डीएनए को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे। हमने यहां एक नंबर लगा कर रखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हमने इस बोर्ड पे रखे हैं। आपको बारी बारी से उन नंबरों के बारे में बताते रहेंगे और उनको लिखाते रहेंगे। और मेरा दावा है कि आपको यह अध्याय देखने के बाद, ये पॉइंट्स देखने के बाद, डीएनए के संबंध में, इसके स्ट्रक्चर के संबंध में आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और किसी भी तरह के वीडियो देखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास का। पहला पॉइंट आपको बताते हैं इस डीएनए के संबंध में। तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसका दिया गया था बेटे? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन जो थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कहां के थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और क्रिक इंग्लिशमैन थे। कौन थे? इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेज वैज्ञानिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि डीएनए की संरचना की खोज का श्रेय वाटसन और क्रिक को जाता है, जो अमेरिकन और इंग्लिशमैन थे। और इनकी खोज उन्होंने कब किया था? 1953 में किया था। कब किया था बेटा? 1953 में। ठीक है, तो पहला लाइन इन्हीं के संबंध में हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सन 1953 में अमेरिकन वैज्ञानिक वाटसन और अंग्रेज वैज्ञानिक क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की। ये देखो बेटा, एग्जाम में पूछता है 5 नंबर के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 5 नंबर के लिए पूछता है कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया जो डीएनए संरचना था, उसके बारे में समझाइए। तो आप सचित्र, पहले आप चित्र बना लें, उसके बाद बारी बारी से जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसे आप लिखें। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है ये, और हम समझते हैं कि 2026 के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर आप इसे बढ़िया से कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ
इससे आपके सवाल आते ही रहते हैं। अगर ये 5 नंबर के लिए आ गया लॉन्ग प्रश्न में तो आपको ये 5 नंबर आराम से प्राप्ति हो जाएगी और हम आज को ये 5 नंबर आपको दिलवा देंगे। ठीक है, समझो कि आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ, 5 भी आपके क्लियर हो गए। तो पहली पॉइंट जो हमने यहां क्लियर किया कि कब की बात थी बेटा, 1953 में। कहां के साइंटिस्ट, अमेरिकन वैज्ञानिक, नाम क्या था, वाटसन। और दूसरे एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम क्या था, क्रिक। इन्होंने किसकी खोज की, डीएनए संरचना की खोज की थी। कोई डाउट बेटा इसमें, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हम। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलेंगे। देखो पहला पॉइंट तो हमने कह दिया कि यह 1953 में खोजा गया था, वाटसन और क्रिक ने खोजा था। लेकिन ये डीएनए होता क्या है, किस प्रकार की संरचना है, तो मैं जरा इसका कलर चेंज कर लूं। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि यह 2 श्रृंखला वाली होती है। आप देख पा रहे हो, एक श्रृंखला ये है और दूसरी श्रृंखला ये वाली है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको बताएंगे, आपसे प्रश्न उठ गया होगा कि सर न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूं न्यूक्लियोटाइड क्या है। पहले आप ये समझ लो कि ये जो दोहरी श्रृंखला है, 2 श्रृंखला है ना बेटा, यहां देख लो, एक इधर से गई और एक इधर से गई। इसमें इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है 3 डॉट। अगर ये 3 डॉट से स्टार्ट हो रहा है, 3 डॉट से स्टार्ट हुआ तो ये 5 डॉट में जाके समाप्त होगा, और फिर 5 डॉट में इधर शुरू हुआ तो ये कहां पे समाप्त होगा, फिर ये 3 डॉट में। क्लियर है, तो इस तरह से आपको यहां दिखाई पड़ेगी। तो ये क्या होगी, दोहरी श्रृंखला होगी। तो हम ये 2 नंबर पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये 2 नंबर। 1 नंबर पॉइंट हमने यहां बता दिया जो लिखे वाटसन क्रिक द्वारा। अब दूसरा नंबर पॉइंट बता रहे हैं कि डीएनए क्या होती है, दोहरी श्रृंखला वाली होती है। कैसी, दोहरी श्रृंखला। तो लिखेंगे डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली होती है। चूंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अगर 1 हो तो बोलेंगे मोनो, अगर 2 हो तो बोलेंगे डाई, अगर 3 होते हैं तो आप तो जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, ट्राई। 4 हो तो क्या बोलते हैं, टेट्रा। 5 होते हैं पेंटा, 6 होते हैं, सही आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और अगर यदि 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो तो बन जाता प्लूरल। क्या बन जाता, प्लूरल। और प्लूरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोली। क्या बोलते हैं, पोली। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने सारे, बहुत सारे। अभी आपको बताएंगे अगले पॉइंट में कितने सारे होते हैं। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो दोहरी श्रृंखला होती है ये किसकी होती है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली होती है जो पॉली, जो शब्द मैं यहां लिख दूं पहले, जो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली होती है। देखो एक मैं एक डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल बात। तो ये मैंने डीएनए बनाने की कोशिश किया यहाँ पर इस तरह से। बिल्कुल आसान है डीएनए बनाना, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आप ड्रॉ कर दो, फिर से देख लो एक बार, ऐसे लो, फिर एक सांप बनाओ, फिर एक दूसरा सांप इस तरह से बनाते हुए निकल जाओ। ठीक है, फिर एक सांप लो, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो देखो आराम से बन गया। तो ये एक अलग श्रृंखला होगी बेटा, इसको अलग कर दिया, देखो ये अलग कर दिया, तो 2 श्रृंखला हो गई ना। तो क्या हो गई, डीएनए कैसी होती है, दोहरी श्रृंखला वाली होती है।
और एक स्थान पर इसका फॉस्फेट होता है, एक स्थान पर इसका शुगर होता है, और जहां फॉस्फेट होता है वहीं पर एक नाइट्रोजन बेस पे आके मिलता है, जैसे कि एडेनिन हुआ, ग्वानिन हुआ, साइटोसिन हुआ। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। तीन मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं इससे बने हुए, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कैसी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्लियर बात है? अब आप ये दूसरा नंबर टॉपिक भी यहां समाप्त हुआ, 2 नंबर पॉइंट कि डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली होती है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाली होती है। यानी एक ही जैसा आपको लग रहा होगा, डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली होती है। और ऐसे लिख दो, यहां और लिख दो, यहां पर जो नहीं कर दो, यहां और, क्योंकि जो यहां सेट नहीं हो रहा है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहां टाइड शब्द छूट गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाली होती है। चलो ठीक है, हमने ये पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग था, हमने सही कर लिया लाइन को, कि डीएनए दोहरी श्रृंखला वाली होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाली होती है। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर पॉइंट में। अब हमने तीसरा नंबर पॉइंट में क्या कहा है ये देख लो, कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, बहुत जगह ये देखो, एडेनिन, यहाँ थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ऐसी बहुत सारी श्रृंखला वाली होती है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है? कई मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें। कितने? कई मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते बेटा। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। और कई मिलियन यानी ऐसे ऐसे कई 10 लाख, करोड़ों हो सकते हैं। तो ये इसकी संख्या के अनगिनत, अनकाउंटेबल, इसको क्या बोलेंगे हम? अनकाउंटेबल। जैसे कोई बात आश्चर्य हो जाए, बोले आश्चर्यचकित बात है, तो इसमें भी आश्चर्य वाली बात है कि ये कई मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड वाली होती है ना। तो अब यहां तीसरा पॉइंट बोल देंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, क्या लिखेंगे यहां बेटा? लिख दीजिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कई मिलियन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड वाली होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कई मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड वाली होती है, क्योंकि इसमें कौन से होते हैं? तो राइबो शुगर होते हैं। कौन से शुगर होते हैं? राइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, क्योंकि 2 श्रृंखला है तो कैसा हो गया? डीऑक्सी। ठीक है, अब मैंने यहां पर कुछ पॉइंट क्लियर कर दिए। अब थोड़ा मैं बोर्ड को ऊपर करूंगा हल्का सा, तो पहले समझा दूं, पहले उसके बाद लिखाता हूं। ठीक है, क्या इस हम अगले पेज में इसको लेके चल जाए बेटा? चलो ठीक है, तो हम सेम फैक्ट को कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पे इसको लेके चले जाते हैं इस तरह से। आजा बेटा, आजा 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 आजा। यस 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 यस, यहां से कर लेता हूं कॉपी। डिलीट, नेक्स्ट पेज। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। चलो यहीं से बताते हैं। चलो ये जो पॉइंट है मैं इसको कॉपी करके दूसरे पे ले जाता हूँ, देखता हूँ ये जाता है कि नहीं। ये हमने यहाँ किया कॉपी, इस पेज में ले क्या करता हूँ पेस्ट, ये भी नहीं आएगा।
थोड़ा पेज बड़ा हो गया है जिस कारण से ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं, इसी में समझाने का हम प्रयास करते हैं। ओवरराइट, चलो बेटा, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी टेक्निकल। अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, तो इसको थोड़ा ऊपर कर ही लेंगे। तो चौथा नंबर पॉइंट हम बताने वाले हैं। इसका चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ना, हम ये बोलेंगे डीएनए के एक अणु में ना, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में ना 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? 3 घटक होते हैं। वो तो 3 घटक कौन कौन से हैं? तो हमने यहाँ लिखा है डीऑक्सीराइबोशर्करा। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोशर्करा। फिर होता है फॉस्फेट समूह, और तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। तो ये पॉइंट आप लिख दीजिए। डीएनए के एक अणु में, डीएनए के एक अणु में 3 घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं। नंबर 1 लिख देंगे। नंबर 1 आपको बताया था अभी, क्या बताया था अभी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरा फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह, और तीसरा नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार। ये 3 घटकों से डीएनए का एक अणु बना होता है। डीएनए के एक अणु में कितने घटक होते हैं? 3 घटक। यानी आप डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला क्या हुआ? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया फॉस्फेट समूह, और तीसरा हो गया नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजन क्षार। आप जाने भी इसको बोल सकते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। अब देखो, डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो अकेला होता है, इसमें कोई टाइप नहीं है। फॉस्फेट समूह भी अकेला, उसमें कोई टाइप नहीं। लेकिन नाइट्रोजन बेस पेयर यानी नाइट्रोजनी क्षार, ये 3 प्रकार के होते हैं ना। तो इसमें एक पॉइंट बन जाएगा पांचवा लिखेंगे कि नाइट्रोजन बेस पेयर यानी नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार चार प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार हम यहां पे लिखे हैं, उसी को हम यहां लिखा जाते हैं। ये हमने यहां लिखा, ये वाला चीज। ये लिखा हुआ हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं लिखा हुआ। तो ये नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन कहते हैं। तो एडेनिन क्या हुआ? ये 9 सदस्य वाली प्यूरिन होती है, और ग्वानिन भी वही ग्रुप में आता है, यानी सेम ग्रुप में आने वाला है। कौन? एडेनिन और ग्वानिन। और 6 सदस्य वाली जिसको पिरिमिडिन कहा जाता है, इसमें साइटोसिन और थाइमिन आता है। तो इसका एक ट्रिक बन जाता है एजी। जो महिलाएं अधिकतर पुरुषों को कहती है एजी, दैट मीन्स
एडनिन और ग्वानिन। तो ये हो गया आपका एजी। और बच हो गया, अब क्या बचा आपका साइटोसिन और थायमिन, तो ये बच गया, तो ये दोनों दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं, इसे हम बोलेंगे 6 सदस्य वाली पिरिमिडिन। ठीक है, तो आप ये इसको फटाफट लिख लीजिए। ये आपका हो गया 1 नंबर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके बेटा, हो गया। अब हम देखेंगे यहां पर हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं इस डीएनए स्ट्रक्चर के। छठे पॉइंट में हम यहाँ कुछ देख रहे हैं कि खांच बने हुए, एक छोटा वाला खांच यहाँ देख रहे हैं, उससे बड़ा खांच ये देख रहे हैं, और उससे भी बड़ा एक खांच होता है जो 34 एंगस्ट्रम का, यानी 34 एंगस्ट्रम का। ये कुंडलन यानी इस कुंडली का मोड़ है, एक मोड़ यहाँ, दूसरा मोड़ यहाँ आया। तो ये कुंडलन का मोड़ है जो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर वाला होता है, जिसमें नाइट्रोजन के 10 बेस पेयर आ जाते हैं, और इसकी टोटल लंबाई 34 एंगस्ट्रम की हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रम की। तो ये खांच जो है ना, इसको हम गड्ढे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गड्ढे, है ना। तो डीएनए में 3 प्रकार के खांच आपको देखने को मिलते हैं, है ना। सॉरी, 2 प्रकार के, एक बड़े छोटे गड्ढे, एक बड़े गड्ढे, और तीसरा होता है कुंडलन की मोर, जो एक बार कुंडलन, जैसे मैंने कोई चीज को यहां से घुमाया, तारी घुमाया, इसको घुमाया, तो एक पेज जहां लग गया वो इसका एक मोर हो गया। ठीक है ना। जैसे कोई भी आइटम, मैंने रस्सी ली, रस्सी को ऐसे घुमा के चले गए, या हाथ है मैंने इसको घुमा दे इस प्रकार से, तो जहां से जहां तक हमने घुमा के ले गया एक मोड़, जब तक वो सीधा फ्रंट में आ जाए, जो फ्रंट पेज यहाँ है वही सेम फ्रंट यहाँ आ जाए, तो बोलेंगे एक मोड़ यहाँ कंप्लीट हो गया। तो एक मोड़ जो कंप्लीट होता है वो कितने हैं? 34 एंगस्ट्रम में होते हैं। आप एंगस्ट्रम को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है मीटर पे, वो 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। ये किसका? एंगस्ट्रम का मान है, तो आप इसे मीटर में बोल सकते हैं। 34 गुना 10 पर पावर 10 मीटर, 34 गुना 10 पावर 10 मीटर, क्योंकि ये 34 एंगस्ट्रम जब हो जाएगा, आप इसका आगे 34 लगा, 34 लगाओ, तो इसका आगे 34 लगा दो। जब इसका आगे 34 लगा रहे हो ना बेटा, तो इसका भी 34 लगा दो, तो ये का 34 गुना 10 पावर माइनस 10 मीटर, इसका क्या हो गया? लंबाई मीटर में प्राप्त हो गई। खैर, ये तो अलग फैक्ट है, इसको हम लोग यहाँ जानना जरूरी नहीं है। तो हम लोग अगले फैक्ट में आते हैं, और ये हम आपको 6ठा नंबर पॉइंट बता रहे हैं कि डीएनए छोटे और बड़े गड्ढों में के रूप में प्राप्त होता है। डीएनए के खांच, ऐसे लिखिए, डीएनए के खांच छोटे एवं बड़े गड्ढे के रूप में प्राप्त होते हैं। छोटा गड्ढा 12 एंगस्ट्रम का और बड़ा गड्ढा 22 एंगस्ट्रम का होता है। ठीक है। तो डीएनए के खांच छोटे एवं बड़े गड्ढे के रूप में, यहां कोमा लगा था ना, बड़े गड्ढे के रूप में प्राप्त होते हैं। छोटा गड्ढा 22 एंगस्ट्रम और बड़ा वाला गड्ढा 22 एंगस्ट्रम, सॉरी, छोटा गड्ढा 12 एंगस्ट्रम और बड़ा वाला गड्ढा 22 एंगस्ट्रम का होता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे पॉइंट में चलेंगे, 7 नंबर पॉइंट इसके बारे में जानेंगे। 7वां पॉइंट क्या है, हम इसको इधर ही लिख लेते हैं। 7वां नंबर पॉइंट 7वां नंबर पॉइंट में हम इसके
कुंडलन को भी एक्सेप्ट इसी में करवा देते हैं बेटा, कुंडलन इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तथा डीएनए का कुंडलन, तथा तो नहीं लिखा है ना, इसमें लिख लो, तथा डीएनए का प्रत्येक कुंडलन, ऐसे कर देना, डीएनए का प्रत्येक कुंडलन 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। डीएनए का प्रत्येक कुंडलन 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। लिख लिया? चौंतीस एंगस्ट्रॉन का प्राप्त होते हैं। अब आप देख लीजिए अगला पॉइंट, सातवां जो बताने वाले हैं, ये डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। कितना? 20। तो बोलेंगे डीएनए का डायमीटर यानी व्यास 20 मीटर का होता है। क्लियर है? डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 मीटर का होता है। ठीक है, सारी बातें हम यहां क्लियर कर दिए। ऊपर कर दूं ये वाला पॉइंट। अब लास्ट है एक पॉइंट, डीएनए की दिशा बता देना है। डीएनए की दिशा 5 डॉट एरो 3 डॉट तथा 3 डॉट एरो 5 डॉट प्राप्त होती है। डीएनए की दिशा 5 डॉट एरो 3 डॉट और 3 डॉट एरो 5 डॉट प्राप्त होती है। अगर ये 8 पॉइंट आप कर लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। करीब आपके 10 से 12 लाइन आराम से आप इसे लिख पाएंगे। हमको लगता है आधा पेज से ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था बेटा? वाटसन और क्रिक किया था। कब किया था? 1953 में। कब किया था? 1953 में। देखो 1953 में किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। और ये घटना जो की थी ये कहाँ के थे? तो अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन थे। कौन थे? वाटसन अमेरिकन थे और क्रिक कौन थे? अंग्रेज वैज्ञानिक यानी इंग्लिश मैन थे। ये तो पहली बात होगी, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा, डीएनए क्या दोहरी श्रृंखला वाली होती है। कैसी श्रृंखला वाली? दोहरी, क्योंकि इसमें 2 गो चेन जाता है तो कितनी श्रृंखला हो गई? दोहरी श्रृंखला वाली, है ना। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कैसी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक एक चेन में बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया? तीसरा पॉइंट आपका कुछ इस प्रकार श्रृंखला है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कई मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड वाली होती है, यानी कई मिलियन डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज मतलब राइबोज शर्करा होती है। ये कैसा? राइबोज शर्करा। तो इसमें एक राइबोज इधर से गया, एक राइबोज इधर से गया, तो कितने हो गए? 2 हो गए ना। कितने हो गए? 2। तो इसमें कई मिलियन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। डीऑक्सी लगा है 2 गो श्रृंखला इसीलिए, और कई मिलियन मतलब एक एक में बहुत सारे हैं, 10 लाख से प्लस हैं, तो दोनों श्रृंखला में 10 लाख से प्लस होंगे। तो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या हो गई? कई मिलियन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड वाली हो गई। क्लियर?
चौथा क्या है, डीएनए के एक अणु में कितने घटक होते हैं? 3 घटक। बिल्कुल आसान है। डीएनए के एक अणु में कितने घटक होते हैं? 3। पहला क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। देखो वही बात हमने यहां बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है कई मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। वही बात यहां आया क्योंकि यही चीज से तो बना है ये। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। दूसरा क्या हो गया? फॉस्फेट समूह। और तीसरा क्या हो? नाइट्रोजनी क्षार। ये तीनों से क्या बना है? डीएनए का एक अणु यानी एक न्यूक्लियोटाइड बना है। ठीक है, अब आगे चलते अगले पॉइंट में कि नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो जिसमें कि एक होता है 9 सदस्य वाले। कितनी सदस्य वाली? 9 सदस्य वाली। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन। क्या बोलते हैं? प्यूरिन। इसमें 2 चीज आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। दूसरा होता है 6 सदस्य वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिरिमिडिन। क्या बोलते हैं? पिरिमिडिन। जिसमें 2 चीज आते हैं, साइटोसिन आते हैं और थायमिन भी आते हैं। ठीक है बेटा। और छठा जो पॉइंट है, डीएनए के खांच जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक छोटे वाले होते हैं, एक बड़े वाले होते हैं। तो छोटा गड्ढा की लंबाई क्या होती है? 12 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 12। और बड़े गड्ढा की लंबाई क्या होती है? 22 एंगस्ट्रम। और डीएनए के प्रत्येक कुंडलन का जो मोड़ होता है वो कितना एंगस्ट्रम का होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है। तो डीएनए का प्रत्येक कुंडलन 34 एंगस्ट्रम का होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है? तो 20 मीटर हमने लिख दिया बेटा। इसको एंगस्ट्रम करो तो गलती से लिख दिया, ये एंगस्ट्रम करो। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम वाला होता है। और डीएनए की दिशा क्या होती है? 5 डॉट 3 डॉट या 3 से 5 डॉट वाली होती है। जैसे मान के चलो कि ये डीएनए हम बना के रखे हैं इस प्रकार से। अगर ये 5 डॉट है तो इधर से जाओ, इसको देखो समाप्त क्या हो रहा है? ये 3 डॉट जाएगा। तो फिर ये दूसरा क्या है? 3 डॉट चालू होगा तो कहाँ जाएगा? 5 डॉट में। तो आपने 5 से चालू किया 3, तो फिर क्या होगा? 3 से जाएगा 5। तो वही बात है, 3 to 5 और 5 to 3, ये आपकी दिशा इसमें प्राप्त होती है। अब ये 8 पॉइंट में आपको कहीं दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल आपका? कोई दिक्कत नहीं कहीं पर? ये 8 पॉइंट आपको जो बताए हैं, अगर ये 8 पॉइंट आपके दिमाग में आ गए और अब इसमें आपने 5 भी लिख दिया, कितने? 5 भी लिख दिया, तो आपको नंबर पूरे 5 मिल जाएंगे। क्योंकि फिगर भी तो है, फिगर भी आपका रखा है। तो कोई 5 आप बता सकते बेटा? कोई 5? पहला क्या हो जाएगा? इसकी खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। कब किया था? 1953 में। 1 नंबर कंप्लीट। और कहां के थे बता दो? अमेरिकन और इंग्लैंड के थे। हो गया। दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर हमने बताया कि यह दोहरी श्रृंखला वाला होता है। आप कोई सा भी बोल सकता है आगे पीछे करके। ये कैसा है? दोहरी श्रृंखला वाला होता है। और ये दोहरी श्रृंखला क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन दोहरी श्रृंखला क्या कहते हैं? हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताया कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये कई मिलियन राइबोन्यूक्लियोटाइड शर्करा वाला होता है। नहीं, इसमें बहुत सारे राइबोस शर्करा होते हैं, बहुत सारे। आप अगर एक डीएनए बनाए हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम यहां बता दूं कि आप डीएनए बनाए हो इस प्रकार से वालों डीएनए बनाए तो इसमें जगह जगह पे 2 चीज मिलेंगे, एक पी दूसरा एस। पी मतलब हो गया फास्फोरस, एस मतलब होगा शुगर, जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं। तो ये शर्करा राइबोस शर्करा कहता है। डीऑक्सीराइबोस क्या कहलाता है? डीऑक्सीराइबोस। ये बहुत सारे होते हैं, बहुत अनगिनत, जिसे हम बोलते हैं मिलियन से भी प्लस, कई मिलियन वाले बहुत सारे होते हैं। तो ये डीऑक्सीराइबोस कई मिलियन वाले होते हैं, जो तीसरा पॉइंट बताए। चौथा पॉइंट हमने क्या बताया? घटक के बारे में। तो डीएनए का जो एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसे हम डीएनए का एक अणु कहते हैं, एक मॉलिक्यूल कहते हैं, इसमें 3 घटक होते हैं। 3 वस्तु इससे मिलकर डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड यानी एक अणु बनता है। कौन कौन? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा फॉस्फेट समूह, और तीसरा क्या गया बेटा? नाइट्रोजनी क्षार। अब देखो डीऑक्सीराइबोस शुगर में कोई प्रकार नहीं है, बस एक ही प्रकार है, वो तो वो रह गया चुपचाप। दूसरा क्या? फॉस्फेट समूह, वो भी एक ही है, वो भी साइलेंट रह गया। तीसरा क्या है? तीसरा नाइट्रोजनी बेस पेयर, ये 4 प्रकार का हो गया। तो हमने बताया कि नाइट्रोजनी बेस पेयर अगले पॉइंट में 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितना? 4 प्रकार का। तो हमने पहले ग्रुप में क्या 9 सदस्य वाले का रखा है। 9 सदस्य वाले क्या कहता है? प्यूरिन कहलाता है। हमने लिख भी दिया क्या कहलाता है? प्यूरिन कहलाता है, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन, मतलब एजी सुनती हो टाइप का स्टाइल दिखेगा, आपको याद रहेगा, एजी सुनती हो, है ना। तो एजी में एडेनिन ग्वानिन आ गया, जो 9 सदस्य वाली होगी ये अलग ग्रुप में हो गया। दूसरी क्या है? आपका पिरिमिडिन ग्रुप है। कौन सा पिरिमिडिन? जिसमें 6 सदस्य वाली होती है। इसमें क्या सुनती हो? सीटी,
मतलब साइटोसिन और थायमिन हो गया। क्या हो गया? साइटोसिन और थायमिन हो गया। तो ये 5 नंबर पॉइंट तो आपको यहां पर कंप्लीट हो गए। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो डीएनए का जो खांच है, जो गड्ढा है, वो दो प्रकार का गड्ढा में आता है, एक छोटा वाला गड्ढा, एक बड़ा वाला गड्ढा। तो छोटा वाला जो गड्ढा है वो 12 एंगस्ट्रम का होता है। कितने एंगस्ट्रम का? 12 एंगस्ट्रम का। और बड़ा वाला जो गड्ढा है वो कितने एंगस्ट्रम का होता है? 22 एंगस्ट्रम। कितने का? 22 एंगस्ट्रम का। अब आते हैं डीएनए का कुंडलन, यानी डीएनए जो मुड़ता है कितने दूरी पर आके मुड़ता है। तो इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आना चाहिए। बात हमने लिखा है नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए, हमने एक ट्रिक वहां लिखा होगा, पिक्चर में खाली लिखा है 10 एंगस्ट्रम। तो 10 एंगस्ट्रम आते हैं इसमें, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं, और इसकी टोटल लंबाई 34 एंगस्ट्रम है। कितना बेटा? 34 एंगस्ट्रम है। तो ये आपका हो गया कितना नंबर कंप्लीट? 6 नंबर कंप्लीट। अब सातवां क्या है? सातवां तो बिल्कुल आसान है कि डीएनए का व्यास बताना। क्या बताना? डीएनए का व्यास। तो डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम का होता है। कितने एंगस्ट्रम का? 20 एंगस्ट्रम का। और डीएनए की जो दिशा होती है 5 डॉट एरो 3 डॉट, ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 5 डॉट एरो 3 डॉट और 3 डॉट एरो 5 डॉट होती है। तो ये 8 के 8 पॉइंट आपके हाथ में कंप्लीट। बोलो कोई डाउट? बोलो मक्खन। क्या सारी बातें समझ में आ गई? ओके, तो अब यहीं तक हम आज का क्लास रहते हैं। अब अगले क्लास अगले दिन होगी, तब के लिए गुड बाय। ठीक, धन्यवाद। चलो बेटा।